प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, इसके 7th चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। और 7th चैप्टर आप देख पा रहे हैं, भारत की विदेश नीति निर्धारक तत्व, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो हम यहाँ भारत की विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं। पहले भारत की विदेश नीति के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में विभिन्न टॉपिक्स पर बात करी और लगभग भारत की विदेश नीति पर काफ़ी चर्चा करते हुए हम आप अब जो चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में, वो पूरी जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, भारत की विदेश नीति है, जिस पर हमने बात की, तो उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे हम। मतलब स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक जो भारत की विदेश नीति रही है, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट रहे हैं, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं। मतलब एक पूरा जो मूल्यांकन है वो भारत की विदेश नीति का इस वीडियो के माध्यम से आज करेंगे। कई बार इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति का या स्वतंत्रता के पश्चात आज तक भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करिए, विश्लेषण करिए, तो फिर आपको ये आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं या अभी तक उनको इस सीरीज़ का पूरा पता नहीं है, तो मैं बता दूं कि अब तक जो भी वीडियो हमने चर्चा की है, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हमने चैप्टर वाइज आपके पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक पर बात की है। कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। कंप्लीट आपका सिलेबस पाठ्यक्रम जो कराने का पूरा ये एक कवायद है, तो वो सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ आपको भी ये थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से जो अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं वो भी, और आगे जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो भी उस लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे, तो आपको सारे एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करें और बात करें भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि भारत की विदेश नीति का अगर आप पूरा मूल्यांकन करो तो फिर वहाँ कुछ लोग हैं तो जो भारत की विदेश नीति अब तक जो रही है स्वतंत्रता से लेकर आज तक, उससे सहमत हैं, मतलब उसके वो पक्ष में रहे हैं। और कुछ हैं, काफ़ी हैं जो कि उसमें उसकी कुछ आलोचना करते हैं, मतलब उसके विपक्ष में भी हैं। कुछ नकारात्मक पॉइंट वो ढूंढते हैं, कुछ नकारात्मक बातें भारत की विदेश नीति को लेकर करते हैं, और कुछ है वो बड़े संतुष्ट है भारत की विदेश नीति को लेकर। तो पूरा अगर हम एनालिसिस करें, हम पूरा मूल्यांकन करें, तो दोनों ही पॉइंट आपके सामने होंगे, तब भी आप सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हम जो भारत की विदेश नीति अब तक रही है उसके जो नकारात्मक बिंदु हैं, मतलब क्या उनमें नकारात्मकता रही है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, क्या उसमें दिक्कतें रही हैं, क्या लूज पॉइंट रहे हैं, वो हम देखेंगे। और फिर भारत की विदेश नीति की क्या बेहतरी रही है, क्या अच्छी बातें रही है, क्या पॉजिटिव पॉइंट रहे हैं, क्या पक्ष की बातें रही हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम भारत की विदेश नीति की जो लोग आलोचना करते हैं उसकी हम बात करते हैं। कुछ विपक्ष में क्या तर्क है भारत की विदेश नीति के, आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप ये सामने स्लाइड में देख पा रहे हैं भारत की विदेश नीति की जो लोग आलोचना करते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, कुछ विपक्ष में तर्क हैं, वो आप इन पॉइंटों के माध्यम से तार्किक तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। आइए कुछ संक्षेप में हम इन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि आदर्शवादिता पर अत्यधिक जोर, अर्थात यथार्थवाद का अभाव। देखिए, भारत की विदेश नीति विद्यार्थियों हमने बात करी है, पढ़ी है, बड़ी आदर्शवादी रही है। आदर्शवादी का मतलब यहाँ पर यह है कि हमने एक यथार्थ में वास्तव में क्या होना चाहिए उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं, उनसे हमने कोई समझौता नहीं किया। जैसे हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री जो कि भारत की विदेश नीति उनके पूरे विचारों पर आधारित रही है। हम नेहरू नीति भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शुरुआत में नेहरू जी का दबदबा इतना, और उनकी पूरी जो विचार भारत की, क्योंकि वही एक प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। तो कुल मिला के विदेश नीति अगर शुरुआत की हम बात करें
तो वो आदर्शवाद पर आधारित रही है। मतलब जो हमने वैल्यूज़ कि हम किसी भी देशों के साथ कोई हम एक तरह से प्रत्येक देश के साथ शांतिपूर्वक संबंध रखेंगे। अगर कोई विवाद होता भी है तो उसको हम शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे, वार्ता के द्वारा, समझौते के द्वारा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है कानून को पालन करेंगे, एक्सेट्रा। मतलब जो आपको पता है, हमने बात भी करी है कि हमारी नीति निर्देशक तत्वों में भी लिखे हुए हैं, भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण बातें भाई इन पर आधारित होगी। तो उन आदर्शों को लेकर ही हमने हमारी विदेश नीति को चलाया है शुरुआत में। बाद में धीरे धीरे स्थितियां रहीं, कुछ हमें खामियाजा उसका भुगतना पड़ा उन आदर्शों का, तो फिर बाद में हमारी नीति चेंज भी रही है। तो मतलब एक तो भारत की विदेश नीति की जो आलोचक हैं वो आलोचनाएं करते हैं कि एक तो वहाँ आदर्शवादिता पर काफ़ी जोर दिया गया है, यथार्थवाद का अभाव रहा है। हालांकि बाद में धीरे धीरे हमने उस यथार्थवादिता को भी अपनाया, लेकिन बहुत बाद जाके, तब तक हम काफ़ी कुछ खो चुके थे। तो एक तो ये आलोचना की जाती है, ठीक है, भारत की विदेश नीति की। दूसरा आप देख पा रहे हैं दूरगामी राष्ट्रीय हितों, मतलब जैसे उदाहरण भी दे दिया कि सीमाओं की सुरक्षा, मतलब दूरगामी जो राष्ट्रीय हित हैं उनमें हमारी विदेश नीति असफल रही है। कुछ आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि हमने उस समय जो हमारी विदेश नीति जो रखी, या हमने जिस विदेश नीति को फॉलो किया, उसमें हमने शॉर्ट टर्म जो हमारे हित हैं उनको देखा, हमने दूरगामी हितों को नहीं देखा। हमारे तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हमारे जो दीर्घकालिक जो हित थे उनको बजाय जो शॉर्ट टर्म जो हित थे, तत्कालिक हित थे, उनको ही ध्यान दिया, ठीक है। जैसे हम, और इसी कारण से हम सीमाओं की रक्षा तक भी नहीं कर पाए। आपको पता है कि चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, चीन ने काफ़ी, उसके अलावा पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हमला किया, और काफ़ी जो ज़मीन है वो चीन ने हथिया ली 1962 के युद्ध में, और पाकिस्तान से भी हमने बहुत सारे जो ज़मीन, यद्यपि हमने युद्ध जीती भी ज़मीन, लेकिन फिर हमने वापस लौटा दी, वही हमारे आदर्शवादिता के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है विद्यार्थियों कि भारत की विदेश नीति पर एक आलोचना ये की जाती है कि जो हमारे जो दूरगामी हित थे, जिसका फ़ायदा हमें आगे चलकर होता है, ये हमें आज महसूस भी होता है हालांकि, कि अगर हम इतने उदार नहीं होते पाकिस्तान के साथ, तो शायद आज पाकिस्तान इतना हमें परेशान नहीं करता जो आतंकवाद को प्रेषित कर रहा है। तो दूरगामी हितों की बजाय हमने वो शॉर्ट टर्म हित देखे, और उसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तीसरा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, भारत की विदेश नीति की तीसरी आलोचना या विपक्ष में जो तर्क हैं वो ये है कि पड़ोसी देशों के आक्रमणों को रोकने में असफल। देखिए ऐसा बिल्कुल है भी, क्योंकि भारत अगर उस समय उदार नहीं होता इतना, जैसे पाकिस्तान ने आक्रमण किया, फिर हम उदार रहे, मतलब हमने जो भी कुछ उन्होंने खोया, हम युद्ध जीतते हुए भी फिर भी उनके साथ एक उदार रवैया हमने अपनाया। बाद में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो दो तीन तीन बार हमने उदार रवैया अपनाया, फिर भी हमने युद्ध जीतकर भी वार्ता समझौता हमने किया। तो इससे हुआ क्या कि उससे वो बार बार आक्रमण करते रहा पाकिस्तान। तो इसका हमें जो खामियाजा भुगतना पड़ा कि भारत की विदेश नीति की असफलता मानी जाती है। ये भारत की विदेश नीति के नेगेटिव पॉइंट कि भारत अगर एक बार आक्रामक रुख अपनाता और उनको इतना मतलब उदार उनके साथ नहीं होता, तो बाद में उनकी दोबारा वापस आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती। तो पड़ोसी देशों, विशेषकर जो पाकिस्तान के साथ और चीन ने तो खैर भारत के साथ धोखा किया ही था, तो उनको रोकने में भारत असफल रहा। एक भारत की विदेश नीति की ये एक आलोचना की जाती है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीयों के हितों के प्रति उदासीनता। एक आलोचना ये काफ़ी की जाती है भारत की विदेश नीति की कि भारत, क्योंकि विदेशों में भारत बहुत सारे जो भारतवासी हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो रहते हैं अलग अलग कारणों, शिक्षा के कारण या रोजगार के कारण या सेवा वो देते हैं। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय जो हैं सॉरी, तो उनके हितों का संवर्धन करने में भारत असफल रहा है, भारत की विदेश नीति असफल रही है। क्योंकि बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी होता रहा है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है।
तो उनके हितों की दृष्टि से भी भारत की विदेश नीति की बहुत अच्छी सफल नहीं रही, ये कुछ आलोचक करते हैं। ठीक है, देखिए ये अपना व्यू नहीं, ये आलोचकों का व्यू है। कुछ जो आलोचना करते हैं भारत की विदेश नीति के, कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं, वो ये कहते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि मजबूत एवं विश्वसनीय मित्रों का अभाव। बहुत बड़ी आलोचना विद्यार्थियों भारत की विदेश नीति की ये की जाती है कि भारत की जो विदेश नीति रही है अब तक, भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है, उसमें हुआ यह है कि हमने खोया ज़्यादा है, पाया कम है। मतलब हमने जिन आदर्शों मूल्यों की बात करी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज तक हम ऐसा कोई पक्का मित्र नहीं बना पाए हैं, पक्का दोस्त नहीं बना पाए हैं, ऐसा कोई देश जो हर स्थिति में हमारा मतलब साथ दे। एक ठीक है, हमने हमारी कोशिश, हम सबके साथ अच्छा संबंध रखेंगे। अब सबके साथ अच्छे संबंध रखने में हमने हालांकि हमारे ऑफ़र किया हमें, जो अमेरिका ने भी ऑफ़र किया हमें, सोवियत संघ ने भी, तत्कालीन जो आज का रूस है, और हम उनके साथ प्रगाढ़ संबंध रख सकते थे। और शायद ये एक बात कही भी जाती है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी गुट में होते, या अमेरिका वाले गुट में उस समय होते, या सोवियत संघ वाले गुट में होते, तो चीन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करता। जो धोखा हमें चीन ने दिया वो शायद नहीं होता, ऐसा कहते हैं आलोचक। तो इसलिए हमारा कोई पक्का दोस्त रहा नहीं। तो ये भी भारत की विदेश नीति का जो पूरा स्ट्रक्चर रहा, जो भारत की विदेश नीति का जो स्वरूप हमारा रहा, इस कारण से ऐसा हुआ कि हमने सबके साथ अच्छे संबंध रखने के चक्कर में कोई एक दोस्त हमारे इतना सॉलिड नहीं रखा हमने, जो कि हमारी हर तरीके से रक्षा कर सके, हमारा साथ दे सके। ठीक है, हालांकि फिर भी अच्छा साथ सोवियत संघ ने दिया 1971 में, क्योंकि हमारी विदेश नीति थोड़ी सी उधर झुकी हुई थी, झुकना पड़ा हमें मजबूरन। हालांकि उससे पहले भी अगर हम ऐसा होते तो फिर शायद चीन और पाकिस्तान के जो आक्रमण हमें झेलने पड़े, वो हमें नहीं झेलने पड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, वास्तविक गुट निरपेक्षता की नीति नहीं। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक गुट निरपेक्षता क्या है? विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति की एक ये बहुत बड़ी आलोचना ये की जाती है, ये कि हमने कहने को तो गुट निरपेक्ष नीति अपनाया, मतलब हम जो तत्कालीन, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ गया था, और अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, न अमेरिका वाले गुट में, न सोवियत संघ वाले गुट में, और एक गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। इस पर हम बात करेंगे आगे कर डिटेल से। तो गुट निरपेक्ष नीति को भारत ने अपनाया, बल्कि अपनाया नहीं, बल्कि एक आधार स्तंभ के रूप में उसको रखा। गुट निरपेक्ष नीति को भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ के रूप में, आधार के रूप में। ठीक है, लेकिन आलोचना ये की जाती है विद्यार्थियों कि हमने गुट निरपेक्ष नीति को तो अपनाया, लेकिन भारत कहीं न कहीं उसने वास्तविक गुट निरपेक्ष नीति को नहीं अपनाया। क्योंकि वास्तविक गुट निरपेक्ष नीति में तो यही है ना कि आप बिल्कुल किसी भी गुट की तरफ नहीं झुकेंगे, लेकिन हमारी जो विदेश नीति रही है वो सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई नज़र आती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भी है कि 1971 में जो हमने सोवियत संघ के साथ समझौता किया, ठीक है, तो वो एक उदाहरण भी दिया जाता है कि किस प्रकार भारत की विदेश नीति सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई थी। और काफ़ी जो सहायता में सोवियत संघ की तरफ मिलती भी थी, हालांकि अमेरिका से भी मिलती थी, लेकिन कहीं न कहीं ये आरोप लगाया जाता है और लगता भी ऐसा है कि भारत की विदेश नीति जो सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई थी, इसलिए ये कहा जाता है कि असली गुट निरपेक्षता नहीं थी ये वास्तविक गुट निरपेक्षता नहीं थी ये भारत की विदेश नीति। तो एक आलोचना ये भी की जाती है। देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये वास्तविक गुट निरपेक्षता क्या है, असली गुट निरपेक्षता क्या है। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं, 7वां पॉइंट, कि सशक्त वैदेशिक सूचना तंत्र का अभाव। कि भारत की विदेश नीति की एक आलोचना ये भी रही है कि भारत के पास कोई सशक्त एक सूचना तंत्र जो नहीं रहा है, और यही कारण है कि हम प्रॉपर जो गुप्तचरों के माध्यम से या सूचना हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें चीन पाकिस्तान जैसे हमले भी झेलने पड़े। और तो ये भी एक भारत की विदेश नीति की ही रही है कि हम प्रॉपर जो अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं, अगर हमारे खिलाफ क्या चल रहा है, हमारी बेहतरी में क्या चल रहा है, ये सूचनाएं हम एकत्रित कर पाते, तो उतना खुफिया तंत्र हमारा मजबूत नहीं है। ठीक है, 8वां जो पॉइंट, अंतिम पॉइंट आप देख पा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है कि पड़ोसी देशों में अपने प्रति विश्वास कायम न कर पाना। ठीक है, या करने में असफल। देखिए भारत आज हमारे पड़ोसी देशों में देखें, दक्षिणी एशिया के देश हम देखें, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे हम बात करें
नेपाल की, चाहे श्रीलंका की, भूटान की, पाकिस्तान की, ठीक है, मालदीव की। तो ये सब देश छोटे छोटे देश हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, चीन एक हमारा पड़ोसी है, वो एक बड़ा है, ठीक है। तो लेकिन चीन के साथ तो खैर हमारे संबंध वो अलग बात है, वो हमने बात भी करी कि पहले अच्छे रहे फिर बाद में ख़राब हुए 1962 के बाद। तो पड़ोसी देश जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी हम विश्वास में नहीं रख पाए, और यही कारण है कि आप देखिए कि कहीं न कहीं वो चीन के प्रभाव में भी रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति की असफलता ही मानी जाएगी ये, कि किसी भी पड़ोसी देश को ऐसा नहीं है, एक भूटान को जरूर हमारे साथ उसके रहे हैं, एक अच्छे समझ लेगी, वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़े हैं। बाकी किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं कि उन छोटे देशों को हम पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में ले पाए हों, जबकि प्रारंभिक दौर में एक अच्छे संबंध थे, और कहीं न कहीं ये उपमहाद्वीपीय क्षेत्र पूरा था भारत से जुड़ा हुआ, सारी कल्चर और पूरा जो एक जैसी रहा है भारत और इन देशों का। लेकिन फिर भी भारत कहीं न कहीं अपने प्रति जो, क्योंकि वो छोटे छोटे देश भारत से डर के ही रहते थे, मतलब वो एक तो डरने का मतलब कि भारत बड़ा देश है, वो अपने हितों को संवर्धन करेगा, हमारा ध्यान नहीं रखा, लेकिन ये विश्वास वो उन छोटे देशों में कायम करने में असफल रहा। तो ये भारत की विदेश नीति की असफलता ही मानी जाएगी। तो विद्यार्थियों, चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है, फिर भी हमने काफ़ी डिटेल से बात करी, तो इन पॉइंटों के माध्यम से आप भारत की विदेश नीति की कुछ आलोचनाएं हैं वो बता सकते हैं। आइए अब हम पक्ष में तर्क की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत की विदेश नीति में नेगेटिव बातें हैं, पॉजिटिव बातें बहुत सारी है विद्यार्थियों, और एक फिर भी इन आलोचनाओं के बावजूद भी काफ़ी सफल नीति रही है। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट है भारत की विदेश नीति के, आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों, ये सामने कुछ पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इन पॉइंट्स के माध्यम से आप भारत की विदेश नीति की कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो पक्ष में तर्क हैं, ये बता सकते हैं आप। आइए इन पर कुछ चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि दोनों गुटों से सहायता प्राप्त। देखिए, बहुत पॉजिटिव बात ये कही जाती है, क्योंकि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लगभग भारत भी 19 उसके बाद ही आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, और भारत की के सामने ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ खैर थी, आंतरिक चुनौतियाँ थी, लेकिन कुछ एक ये बहुत बड़ी चुनौती ये भी थी कि उस समय पूरा जो विश्व है दो गुटों में बटा हुआ था, और भारत के सामने ये प्रश्न था कि भारत अब किस गुट का समर्थन करे, अमेरिका का करे या सोवियत संघ का करे। दोनों अपनी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे भारत को, चाह रहे थे वो कि भारत उनके गुट में शामिल हो। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी, जो कि उनके पास विदेश मंत्रालय भी था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम एक नई नीति अपनाएंगे, न हम अमेरिका के साथ जाएंगे पूर्ण रूप से, और न हम सोवियत संघ के जाएंगे। उसका उनका रीज़न भी उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए हम अमेरिका के गुट में शामिल होते हैं, इसका मतलब हम सोवियत संघ के दुश्मन हो जाते हैं, सोवियत संघ के गुट में शामिल होते हैं तो इसका मतलब हम अमेरिका के शत्रु हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी वैसे चुनौतियाँ थी, और हम किसी देश से शत्रुता नहीं मोल लेना चाहते थे, हम उस जो परतंत्रता में वापस नहीं पड़ना चाहते थे, उस जो एक तरह से उपनिवेशवाद से तो वो बड़े मुश्किल से तो आज़ाद हुए, और वापस वो किसी देश, बड़े देश, महाशक्ति के गुट में जाकर उनके अधीन, उनके अनुसार अपनी जो फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के लिए सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया। तो ये पॉजिटिव पॉइंट रही कि इसका फ़ायदा एक और ये भी हुआ कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, तो फिर किसी के शत्रु भी नहीं थे, तो हमें उस चक्कर में, भाई दोनों गुट लुभा रहे थे, उस चक्कर में हमें दोनों गुटों से ही सहायता प्राप्त हुई। हम अमेरिका से भी कुछ सहायता ले सकते थे और सोवियत संघ से भी ले सकते थे, और वो हमने ली भी, ठीक है। तो ये हमें एक तो पॉजिटिव पॉइंट हमारी विदेश नीति का रहा कि दोनों गुटों से ही हम सहायता प्राप्त करने में सफल रहे। दूसरा जो पॉइंट विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं कि स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति भारत की विदेश नीति की एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। एक ये जो अच्छी बात कही जाती है भारत की विदेश नीति की कि एक स्वतंत्र विदेश नीति, क्योंकि जो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि वैसे गुटों से अलग रहना, लेकिन स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना। तो बहुत सारे भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों ने उस नीति को अपनाया, तो एक स्वतंत्र गुट निरपेक्ष नीति अपनाने में सफल रहा। उसका ये भी था कि अब भारत इससे क्या था, डिपेंड नहीं था किसी भी देश पर, किसी भी देश पर भारत डिपेंड नहीं था, और भारत अपनी विदेश नीति को अपने अनुसार आकार दे पा रहा था। अगर भारत किसी भी गुट में जाता तो फिर ऐसा संभव नहीं था कि वो अपने स्वतंत्र रूप से उनको उन गुट देशों, उन गुट के अनुसार ही अपनी विदेश नीति को आकार देना पड़ता। तो स्वतंत्र गुट निरपेक्षता की नीति भारत की रही, जिससे कि स्वतंत्र विदेश नीति को अपना सके, और भारत ने दोनों गुटों से इससे सहायता भी इससे मिली, फायदा भी इससे लिया।
ठीक है। नेक्स्ट, जो भारत की विदेश नीति की एक सफलता मानी जा सकती है, ये एक अच्छी बात मानी जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन। देखिए, भारत की विदेश नीति की ये सफलता ही है कि आज भारत, आपको पता है, 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर तो रह चुका है और आज स्थायी मेंबर बनने की एक तरह से कगार पे है। मतलब आज जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनकी सहमति सी है, लगभग एक चीन को छोड़कर सभी देशों ने सहमति एक तरह से दे दी है। तो इतनी महत्वपूर्ण जो सफलता आज भारत जिस कगार पर पहुंच चुका है, एक वैश्विक जो प्रतिष्ठा भारत की हुई है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर तक भी अमेरिका, सोवियत संघ जैसे देश भी सहमत हुए हैं। एक चीन को छोड़कर ब्रिटेन सहमत हुआ है, फ्रांस सहमत हुआ। तो ये भारत की विदेश नीति की अब तक की सफलता ही रही है, ठीक है। तो ये एक उसके पक्ष में आप तर्क दे सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति। देखिए, इकोनॉमिक और टेक्निकल दृष्टि से भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक देखते हैं तो आर्थिक दृष्टि से भारत, हालांकि जब आज़ाद हुआ था तब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा हालत भारत की ख़राब थी, गरीबी थी और आर्थिक बहुत दिक्कतें थी। लेकिन भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया, कुछ उसने अमेरिका से भी सहायता ली, कुछ उसने सोवियत संघ से भी सहायता ली, और ऐसे करते करते और धीरे धीरे एक सशक्त स्वयं अपनी विदेश नीति को अपनाते हुए विभिन्न देशों से सहायता लेते लेते, और आज अगर हम देखें विद्यार्थियों की, और 91 में तो जाके भारत ने तो खैर वैश्वीकरण में भी शामिल हो गया, उदारीकरण को भी अपना लिया। उससे पहले एक मिश्रित जो नीति है वो थी, भारत ने अपनाई थी, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिक्सअप रवैया, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र में लेकिन काफ़ी प्रगति रही है, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक सहायता में विभिन्न जो वैश्विक संस्थान है, विभिन्न देश हैं, उनसे भी मिले, और टेक्नोलॉजी भी हमें काफ़ी, क्योंकि मिले, इतने सशक्त नहीं थे कि हम उन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाते। तो हमें विभिन्न जो देशों के साथ, विभिन्न देशों से, विशेषकर सोवियत संघ से हमें जो फिर अमेरिका से भी मिली, तो बहुत सारे आगे चलकर तो खैर अब अमेरिका के साथ हमारे बहुत निकट के संबंध रहे हैं। शुरू में नहीं से, लेकिन विशेषकर 1991 जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद तो कहने का मतलब यहाँ पर विद्यार्थी हुए हैं कि आज हम आर्थिक और तकनीकी रूप से आज भारत की जो सशक्तता रही है, आज भारत विश्व में इतना जो गढ़ है आर्थिक, क्योंकि आज उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था है, अमेरिका तक ने इसको माना है। और टेक्नोलॉजी में तो, जिसमें विशेषकर सॉफ्टवेयर में तो खैर भारत का कोई जवाब नहीं है। आज पूरी जो दुनिया में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। तो फिर जो इतनी सशक्तता पाई है, तो वो कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति की सफलता ही मानी जाएगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो है, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सफलताएं। देखिए, भारत का अगर हम रक्षा क्षेत्र में देखें तो बहुत अच्छी सफलताएं भारत की रही है। आज भारत बिल्कुल, चीन को छोड़ दो, खैर वो एक धोखा हुआ था। भारत, पाकिस्तान ने जितने मतलब हमले किए बार बार, उनका करारा जवाब दिया है और विजय प्राप्त की है भारत ने, ठीक है। उसके अलावा भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। संप्रभु शक्ति को एक तरह से पूरा बचाए रखने में सफल रहा है, भारत के टुकड़े नहीं हुए पाकिस्तान की तरह। इसके अलावा जो रक्षा जो समझौते विभिन्न देशों के साथ रहे हैं, भारत को बहुत सारी जो भारत की सेना को सशक्त बनाने के लिए जो हमारे जो परमाणु जो क्षमता भारत को मिली, तब उस क्षेत्र में हमने प्रगति प्राप्त करी। और जो हमें टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई रक्षा के क्षेत्र में, या जो बहुत सुरक्षात्मक जो समझौते अलग अलग देशों के साथ हमने किए, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये सारा भारत की विदेश नीति की ही सफलता आप कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं भारत को मिली। खैर, हम बहुत डिटेल में चर्चा इन पर कर भी सकते हैं, लेकिन उतना आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी बातों को अगर आप देते हुए, समझाते हुए और अपने उत्तर को आप प्रेजेंट करते हैं, तो विद्यार्थियों आप अच्छे से मूल्यांकन भारत की विदेश नीति का कर पाएंगे। अगर आपसे भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन को लेकर प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे विश्लेषण करने को कहा जाए, तो फिर आप आराम से इन पॉइंटों को पक्ष में भी, क्योंकि आपको जब विश्लेषण करते हैं तो दोनों पॉइंटों को बताने होते हैं। आपके अपने व्यू आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही पक्ष रखने होते हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। तो आप जो हमने आज यहाँ बात करी, तो इन दोनों पक्षों के आधार पर आप चाहें तो और भी पॉइंट इनमें जोड़ सकते हैं, तो उनके आधार पर आप अच्छे से भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन किया, इस पर आप
आशा है आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में भी अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें विद्यार्थियों। और ये जो वीडियो है अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को साझा भी करें, न केवल ये वीडियो बल्कि पूरी श्रृंखला के बारे में उन्हें सूचित करें, जानकारी दें और उन्हें भी जोड़ें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।